इस वाले टॉपिक को हम सोचे अलग वीडियो में समझाना है, ठीक है। इसको इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अभी ये चल भी रहा था यही टॉपिक, जस्ट इसके जो पहले लेक्चर है उसमें ये पढ़ाए थे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, फिर आया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, वहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तक बात हो गया था। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये वाला जो अभी स्टेटमेंट लिखा गया है, फिर हेनरीज लॉ लिखे हैं, इससे मेंस में, एडवांस में, नीट में, बोर्ड में हर जगह क्वेश्चन आएगा, हर जगह क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। समझ लेना है, बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा चीज है। क्या है वो देखते हैं। जैसे देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसके लिए ना बेस्ट एग्जांपल है अपने पास ना एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, ये रहा, ऊपर से ये बंद है, ये रहा, इसमें ऊपर कैप लगा हुआ है, क्लियर। अब जब तक ये कैप लगा हुआ है तब तक उसमें कोल्ड ड्रिंक हम बोलेंगे ठीक है। क्या हो रहा है एक्चुअली में, कोल्ड ड्रिंक इज नथिंग, ये क्या है ना H2O, वाटर में CO2 गैस को पास करा दिया गया। अभी देखे भी थे, ये दोनों मिलकर के कार्बोनिक एसिड बना देता है। मतलब CO2 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर क्योंकि वो रिएक्ट कर जा रहा है, ठीक है। और अगर रिएक्ट कर जा रहा है ना, अगर कहीं रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी ऐसे ही बढ़ जाएगी। और ये देखो जब तक ये बॉटल बंद है तब तक यहाँ जो CO2 होगा वो बाहर यहाँ तो निकलेगा, मतलब अपने सॉल्यूशन से ऊपर आएगा, क्योंकि ये बंद है ढक्कन तो बाहर निकल नहीं रहा। धीरे धीरे यहाँ CO2 ज्यादा होगा, फिर वो डिसॉल्व होने लगेगा, फिर ऐसे ऐसे ये रहा, ये साइकिल चलता रहेगा। अगर हम ये ढक्कन ओपन कर दे तो ये सब गैस निकलता चला जाएगा। दिन भर अगर उस ढक्कन को छोड़ दे, ऊपर वाले कैप को खुला, तो क्या होगा, जितना भी CO2 अंदर है धीरे धीरे सब बाहर, सिर्फ पानी बचेगा। कंपनी वाला थोड़ा सा चीनी मिला के दे देता है स्प्राइट में या लिम्का, माजा, जो भी, माजा नहीं जिसमें सोडा, ठीक है, वो वाला लेना है, थम्स अप, कोका कोला, ये सब। तो उसमें क्या होगा, चीनी वगैरह मिला के दे देता है कि चलो CO2 सब उड़ गया तो पानी नहीं बचेगा, उसमें चीनी पानी तो बचेगा। लेकिन एक्चुअली वहाँ जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, CO2 गैस, जो पानी में डिसॉल्व होता है और कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाता है। और ये H2CO3 जब तक है तब तक कोल्ड ड्रिंक है, नहीं तो शरबत, चीनी पानी होगा वो। फिर कोल्ड ड्रिंक खरीदने क्या होते, घर में बना लेंगे, चलो ठीक है। हेनरी लॉ क्या कहता है इसमें, ये एक हमारे पास कंटेनर है, अब इसको हम अलग से समझते हैं। यहाँ वाटर है, ऊपर इसको बंद करते हैं और इसमें दो गैसेस रखते हैं अंदर। यहाँ पर दो गैसेस लिया जाए, गैस A प्लस B, दोनों गैस है, दोनों आपस में नॉन रिएक्टिव और ये वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब यहाँ तीन कंपोनेंट है, A, B और वाटर, तीनों आपस में नॉन रिएक्टिव, यहाँ रिएक्ट नहीं। हेनरी लॉ का पहला ही यही स्टेटमेंट है कि कोई आपस में रिएक्टिव ना हो, ठीक है। अब क्या बोलता है कि इसमें A ज्यादा डिसॉल्व होगा कि B ज्यादा, तो कहा गया ना कि जो मास इसमें डिसॉल्व होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर का। मतलब यहां पर जिसका प्रेशर ज्यादा वो पानी में भी ज्यादा, क्लियर। एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है, मतलब हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इसमें x के टर्म में बताना है। तो देखो कितना गैस इसमें डिसॉल्व होगा उसका मास हमको पता होगा, गैस कौन सा है वो पता है, तो मोल निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन भी निकाल लेंगे। ये हम सेकंड लेक्चर में बात की है, वो कंसंट्रेशन टर्म्स वाले में, ठीक है। तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन पता है तब हेनरी लॉ कैसे एक्सप्लेन किया गया है, तो पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। क्या बोला गया, x मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ये मीन्स किसी भी नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स में आपस में गैस है जो लिक्विड के साथ नॉन रिएक्टिव है, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, क्लियर। ऊपर जिसका प्रेशर ज्यादा वो पानी में भी ज्यादा,
क्लियर? इस प्रोपोर्शनिटी को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम कहते हैं कि x इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट इनटू p। ये पहले p कौन है? ये है अपना पार्शियल प्रेशर। x कौन है? इट इज आवर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है, इस सॉल्यूशन में इसके अंदर गैस x ए और बी कितना होगा? जितना ऊपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट, तो जो ज्यादा वो ज्यादा, मतलब कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ऊपर जो ज्यादा होगा वो अंदर ज्यादा जाएगा, जो ज्यादा प्रेशर लगा रहा है वो ज्यादा अंदर तक जाएगा। ठीक है, ये रहा। इस चीज को ना के, अभी हेनरी कांस्टेंट नहीं बना है, इसके को इधर ले आते हैं नीचे, तो हम कह सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू 1/k इंटू एक्स। यही 1/k आगे चल के P इज इक्वल्स टू KH, हेनरीज कांस्टेंट इंटू एक्स। ये रहा हमारा फॉर्मूला। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इस पे हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जो एग्जाम अपेयर हो गए इस पे क्वेश्चन मिलता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन। KH इज हेनरीज कांस्टेंट, तो इसको ऊपर लिखते हैं हम। अब KH के बारे में जानना होगा, क्योंकि मेंस या फिर नीट के एग्जाम में ना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट, इसमें डायरेक्ट पूछता है। क्या हम लिखे? P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। ये अपना फॉर्मूला है। KH क्या? हम कहेंगे कि KH इज हेनरीज कांस्टेंट। ये अपना हेनरीज कांस्टेंट। और ये जो KH का वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। मतलब KH का वैल्यू गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। क्या है? कोई जो ज्यादा सॉल्युबल, तो हम कहते हैं ना KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जो गैस बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, जैसे CO2, उसके लिए KH का वैल्यू कम आएगा। और हाइड्रोजन बहुत कम सॉल्युबल, उसका KH का वैल्यू हाई आएगा। सॉल्युबिलिटी का इनवर्स, इसीलिए नेचर ऑफ डिपेंड। टेम्परेचर का डायरेक्टली होता है। अगर हम यही चीज को टेम्परेचर में लिखे तो हम कहेंगे KH का जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टेम्परेचर। सेम गैस लो, मान लो CO2 गैस लेते हैं, हम कहते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो KH का वैल्यू कम आएगा। लेकिन दो अलग अलग टेम्परेचर पर लेते हैं, तो अगर हाई टेम्परेचर पर लेंगे CO2 उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, लो टेम्परेचर पर लेंगे CO2 ही, उसी का KH का वैल्यू लो टेम्परेचर पर कम आएगा। समझ में आया क्या लिखा है? ये हमारा फॉर्मूला है, इस पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आएगा। इस क्लास में डिस्कस भी करेंगे क्या क्या क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर क्या है? वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। गैस अगर चेंज, KH का वैल्यू चेंज। KH का वैल्यू डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी। फॉर सेम गैस अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग, वो सब क्वेश्चन में गिवन होगा, बस हमको फाइंड करना है। तो KH गिवन होगा, ये गिवन होगा, एक फाइंड करना, ये दोनों गिवन है, ये फाइंड करना। सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या था? हेनरीज लॉ था। अब इस हेनरी लॉ में और आगे क्या है वो देखते हैं, जो फॉर्मूला और आगे सॉल्व किया जाएगा जिसमें क्वेश्चन, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। हम लोग ऐसा बोलते भी हैं कि सॉल्युबिलिटी, अच्छा ये जो KH है, एक सेकेंड, इसका यूनिट तो हम कहेंगे यूनिट ऑफ KH। देख फॉर्मूला देखते हैं कि P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। एक्स मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट ही नहीं है, तो जो प्रेशर का यूनिट वही KH का यूनिट होगा, बिल्कुल इक्वल है। तो हम कहेंगे ATM बार किलो बार KBR etc। ये सब दीज आर द यूनिट्स ऑफ
what? These are the units of kH. ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला, कुछ सिंपल या जनरल फॉर्मूला है। क्या होता है, ध्यान देना कि solubility डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, solubility is inversely proportional to temperature, solubility is directly proportional to x mole fraction। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दो अलग अलग कंडीशन S1 by S2 is equals to P1 by P2, एकदम सीधा सीधा कि अगर S1 सॉल्युबिलिटी है P1 पे तो S2 P2 पे कितना सॉल्युबिलिटी होगा, या इनवर्सली है तो हम यहाँ कर सकते हैं T2 by T1, या x का डायरेक्टली है तो हम ये भी कर सकते हैं कि x1 by x2 मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मतलब N1 by N2। तो ये सभी फॉर्मूला आपस में एक दूसरे से लिंक है। कोई भी दिया, मान लो सॉल्युबिलिटी दिया और मोल फ्रैक्शन, तो इन दोनों को रिलेट कर लेंगे डायरेक्ट। अगर ये दोनों दिया और ये दोनों, तो ये दोनों को डायरेक्ट रिलेट कर देंगे। तो इस तरह से चलता है क्या, हमारा हेनरीज लॉ। ठीक है, तो ये हेनरी लॉ था। अब एप्लीकेशन, हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, है ना, इसका कहाँ कहाँ हमारे पास एप्लीकेशन है। तो पहला एप्लीकेशन, तो पहले लिख लेते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन है कोल्ड ड्रिंक, है ना, कोल्ड ड्रिंक बॉटल, जब तक उसमें बंद रखेंगे प्रेशर हाई रहेगा तब तक सॉल्युबल होगा, प्रेशर खत्म सब उड़ गया। दूसरा, सेकेंड इज स्कूबा डाइविंग। ये बहुत फेमस टॉपिक है, इस बार भी नीट में क्वेश्चन आया है इससे, स्कूबा डाइविंग से, है ना। स्कूबा डाइवर्स जो पानी के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, वो सिर्फ ऑक्सीजन लेके नहीं जा सकते, ठीक है ना, उनके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, ये तीन गैसेस होता है। इन दोनों के कंपैरिजन में इसका सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन का थोड़ा ज्यादा है। और अगर हम सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेके जाएं पीछे, स्कूबा डाइवर जो है सिर्फ वो, तो जैसे जैसे पानी में नीचे जाते जाएंगे प्रेशर ज्यादा लगेगा पानी का, और अगर प्रेशर ज्यादा लगा तो जो ऑक्सीजन हम इनहेल किए हैं वो ब्लड में बहुत तेजी से ज्यादा घुल जाएगा, और फिर जैसे ऊपर आएंगे तो ब्लड में घुला रह गया, निकल नहीं पाया, बेंड्स बन जाता है, छोटा छोटा ना, जहां जहां भी नस होगा वहां वहां बेंड्स दिखेगा। इसको अवॉइड करने के लिए नाइट्रोजन और हीलियम का सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव है, लगभग इनर्ट है, और ऑक्सीजन जरूरत वाला, ये सबसे कम मतलब ध्यान देते हैं। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है ये लगभग 32% होता है, ये 56% के राउंड होता है, और ये 11.2 या 11.2% होता है, ऐसे ही है, ये 32.7 होता है, ये ऐसे करके, मतलब इतना इतना के ये रहा। अब सबसे कम इसमें ऑक्सीजन का, सबसे कम कैसे, 32% है, नहीं, इसको हम मान लेते हैं, ये परसेंट में लिखा गया है ना, मान लिया जाए कि 100 ग्राम का सिलेंडर है, उसमें 32 ग्राम ये होगा, तो इसका मोलर मास 32 बाय 32 1 मोल आएगा ना, 56 मास है तो बाय 28 करेंगे तो 2 मोल आ जाएगा ना। हीलियम का मास 4 होता है, इसका नियर बाय 3 आ जाएगा ना, तो 3 मोल लेके जा रहे हैं, 2 मोल ये 1 मोल, जो जरूरत का चीज सबसे कम है, मतलब जरूरत भर ही हम ऑक्सीजन लेके जाएंगे, इतना कि जिंदा रह सके, अंदर काम करें और जल्दी ऊपर आए, पुराने नहीं जा रहे हैं, यही बात समझ में। तो स्कूबा डाइविंग में तीसरा क्या है ना, जो लोग हायर एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं उसमें एनॉक्सिया पाया जाता है, मतलब स्लो इन थिंकिंग और एक्शन, कोई काम करने में थोड़ा स्लो होते हैं ड्यू टू, अब हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है, ब्रेन में ऑक्सीजन थोड़ा कम पहुंचता है। अब ऑक्सीजन ही तो सबसे बड़ा लाइफलाइन क्या है, ऑक्सीजन, जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा हम उतना पावरफुल फील करेंगे। दिमाग में कम ऑक्सीजन गया, हमारे सोचने की और काम करने की क्षमता कम होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया।
तो ये 3 बहुत जरूरी एप्लीकेशन है, स्कूबा डाइवर्स, एनॉक्सिया और कोल्ड ड्रिंक। ठीक है। लिमिटेशन आखिरी टॉपिक है इसमें, हेनरीज लॉ में लिमिटेशन। ठीक है, क्या लिमिटेशन है हेनरी लॉ का? क्लियर? तो यहां देखते हैं। ऑफ हेनरीज लॉ कहाँ काम नहीं करता है ना? हेनरी लॉ कहाँ काम नहीं करेगा? तो पहला कहा गया 2, 3, यहां भी 3 लिमिटेशन है। कहा गया कि अगर कोई आपस में रिएक्टिव हो, जैसे जो गैस हम ए, बी और वाटर यूज किया, अगर कोई भी आपस में रिएक्ट कर जाएगा तो ये लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं फॉर नॉन रिएक्टिव, फॉर मतलब नॉट एप्लीकेबल, ऐसे करके लिखना है, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिएक्टिव गैसेस। अगर गैसेस हमारा क्या है, रिएक्ट कर जा रहा है। तो दूसरा भी सेम, इन केस ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, है ना? हम कहेंगे वेरी लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत कम है, ठंडा है, तो हर गैस ज्यादा ही सॉल्युबल होगा, उस जगह ये लागू नहीं होगा। तीसरा है नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ वेरी हाई प्रेशर। अगर हम प्रेशर बहुत ज्यादा लगा दें तो हर गैस सॉल्युबल हो जाएगा। तो वेरी हाई प्रेशर, वेरी लो टेम्परेचर और रिएक्शन, ये हो गया तो ये काम, ये लॉ अप्लाई नहीं, ऐसे ही बिना इस लॉ के ही कह देंगे कि ठीक है ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद मतलब जितना हमको हेनरी लॉ में समझना था समझ लिए, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर है? ओके, तो ये नोट कर लिया जाए।